ये एक ऐसा सटकी बुड्ढा है जो फकीरों की तरह आ रहा है, क्योंकि कि मैं क्या पहनूं, मैं क्या कपड़े पहनूं, हर कपड़ा तो तुमने छीन लिया। माना जाता है कि आज़ादी की डेट जो तिथि है वो 1947 है, यही कहा जाता है। लेकिन हमारा मेन पर्पस, हमारा जो मेन उद्देश्य था वो आज़ादी अंग्रेजों से थी, जबकि 1947 को तो देश का बंटवारा हुआ था। तो ये आज़ादी एक्चुअल डेट कौन सी है जिसमें हमें आज़ादी मिली अंग्रेजों से? देखिए, सीधे सीधे जिन्ना का योगदान था। जिन्ना जो थे वो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। क्योंकि उनको अपना अलग देश चाहिए था। अब मुस्लिम लीग पे थोड़ी सी मैं चर्चा करूं तो जिन्ना जो थे, जिन्ना बहुत बड़े वकील थे। जी। जब बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस से निकाला गया और उनका कहीं केस चलने लगा था इंग्लैंड में और उनको सजा होने वाली थी, तो जिन्ना ने उनकी वकालत की और उन्हें सजा से बचाया। बाल गंगाधर तिलक के जी, लिए। कि आपकी कम्युनिटी का व्यक्ति खड़ा होगा इलेक्शन में और उसी कम्युनिटी के लोग उसे वोट करेंगे। ठीक है। अब वहां पे जितने लोग रह रहे हैं उसमें देखा जाएगा मेजोरिटी किसकी है, उसी पार्टी का व्यक्ति खड़ा होगा। और उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह कहा था कि अगर जिन्ना पाकिस्तान नहीं मांगते तो हम अपनी इच्छा से उन्हें पाकिस्तान देते। नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि हमारे देश को आज़ादी दिलाने वाले महात्मा गांधी थे। कुछ लोगों का मानना है कि चंद्रशेखर आज़ाद थे, कोई कहता है भगत सिंह है। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे प्रोफेसर बैठे हैं जिनको इतिहास की बहुत जानकारी है। हम इनसे बातचीत करेंगे और जेन्युइन बात करेंगे कि और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आज़ादी दिलाने वाले थे तो थे कौन। हमारे साथ इस वक्त प्रशांत जी हैं, प्रोफेसर प्रशांत। हम इनसे बात करेंगे और जानते हैं कि आज़ादी हमारे देश को कैसे आई। प्रोफेसर साहब, जैसा कि मैंने अभी बताया, कई सारी बातें होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गांधी जी हैं इसके पीछे, उनका आंदोलन था, उनकी नीति थी कि अहिंसा परमो धर्मा। कुछ लोग कहते हैं कि आज़ादी अपना खून देने के बाद मिली है, जैसा कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, कई सारे क्रांतिकारियों ने की। आपकी इस पर क्या राय है? आपका जितनी भी नॉलेज है इतिहास की, आपके हिसाब से आज़ादी कैसे मिली हमारे देश को? साथियों नमस्कार। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी प्रार्थना है। अगर आप भी समाज में कुछ बेहतर होते देखना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि गरीबों की मदद हो, बेसहाराओं को सहारा मिले और ज़रूरतमंद की आवाज़ सरकार और समाज दोनों तक पहुँचे, तो हमारे इस मिशन से जुड़िए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ वीडियो नहीं आते, यहाँ से निकलती है एक आवाज़ बदलाव की, सेवा की, इंसानियत की। आपके द्वारा हमारे चैनल पर किया गया एक छोटा सा सब्सक्राइब न सिर्फ हमें मोटिवेशन देता है, बल्कि एक एक मदद, एक एक जन समस्या को उठाने में ताकत भी देता है। तो आइए मिलकर समाज बदलें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और इंसानियत की इस यात्रा में हमारा साथ दें। धन्यवाद। नमस्कार सबसे पहले तो, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, आपने मुझे मौका दिया ये सब कहने का। देखिए, आज़ादी एक बहुत बड़ा शब्द है। आज़ादी का मायने कई अर्थों में अलग अलग हैं। कुछ के लिए आज़ादी है अपने जीवन से आज़ादी, कुछ के लिए आज़ादी है दूसरे के शासन से आज़ादी। जीवन से आज़ादी से क्या तात्पर्य? जीवन से आज़ादी का अर्थ ये है, जब हमारा स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो क्रांतिकारी, जिनको हम लोग क्रांतिकारी कहते हैं, और उस टाइम जब ये आज़ादी के समय की बात है, उस टाइम अंग्रेजों की नज़र में ये क्रांतिकारी नहीं थे, ये आतंकवादी थे। तो वो इनको आतंकवादी के रूप में देखती थी। जैसे आज हम किसी पाकिस्तानी को कहेंगे आतंकवादी, लेकिन वहाँ के संगठन उन्हें कहेंगे क्रांतिकारी। उनके लिए उनकी शहादत है, हमारे लिए उनकी मौत है। उसी तरीके से उस ज़माने में अंग्रेज़ों के लिए वो थे आतंकवादी और हमारे लिए थे वो क्रांतिकारी। तो उन क्रांतिकारियों की नज़र में आज़ादी जो थी वो जीवन से आज़ादी थी, कि हम अपने आप को ऐसा तैयार करेंगे कि हम इस देश को आज़ाद करने के लिए अपने जीवन की आज़ादी दे देंगे। तो वो उस मायने में आज़ादी है। कुछ लोगों की नज़र में उस समय आज़ादी ये थी कि हमारा शासन हमारे हाथ में दे दो और उसके ऊपर बैठ के आप रूलिंग करते रहो, जिसको स्वराज कहा गया। स्वराज सबका सबसे पहले प्रयोग करा था तिलक जी ने, बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द की मांग की थी। तो वहां पे जो उन्होंने स्वराज कहा था, वो स्वराज ये नहीं था कि हमें अपना राज्य चाहिए, स्वराज मतलब अपना राज्य। तो उनकी नज़र में वो अपना राज्य नहीं था, उनकी नज़र में ये था कि आप हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, तो जो शासन में बड़े बड़े अधिकारियों के पद हैं वो आप हिंदुओं को या फिर भारतीयों को दे दें।
वहां पे हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं उस थी। वक्त सिर्फ भारतीय हाँ, चल रहे भारतीयों को दे दें वो आप पद, और बड़े बड़े पदों पे जो उनके ऊपर रूलिंग कर रहे हैं वहां पे आप अंग्रेज रहें। एक बात बताइए, आपने कहा कि जो शासन प्रशासन में बड़े बड़े पद हैं वो भारतीयों को दे दिए जाए, उनके ऊपर अंग्रेज अपना जो भी शासन करें। तो इससे फिर इसमें कहाँ पता चल रहा है कि आज़ादी मिली? आफ्टर ऑल जो पकड़ थी या जो शासन था वो तो अंग्रेजों का ही रहा उस पर। देखिए, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। इसकी स्थापना जो हुई थी वो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बंबई में हुई थी। वहां पे कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ। वहां पे अधिवेशन जब हुआ तो ब्योमकेश बनर्जी जी को पहला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। इस कांग्रेस की स्थापना करने के पीछे जो उद्देश्य था वो देश की आजादी नहीं थी। इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी। वो एक अंग्रेज। ये जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस पार्टी बनी थी उस वक्त, लेकिन कहा जाता है ये तो अंग्रेजों की पार्टी थी। हाँ, इसका जो उद्घाटन किया था ए.ओ. ह्यूम जो है वो उस समय के आईसीएस अधिकारी थे, रिटायर्ड। तो इन्होंने इसकी स्थापना की। स्थापना करने का केवल उद्देश्य ये था कि जो भारतीय जनता की बातें हैं वो सरकार तक किसी मंच के माध्यम से पहुंचे। तो उस मंच के रूप में भारतीय कांग्रेस की स्थापना की गई 1885 में। अब भारतीयों के अंदर उस कुल मिला के समय ये था तो अंग्रेजों का संगठन। अंग्रेजों का संगठन था, अंग्रेज के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। उस समय भारतीय नए नए नेताओं का भारत में उद्गम हो रहा था। तो उन नेताओं की बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई। प्रतिवर्ष इसके अधिवेशन होते थे, बदल बदल के, कभी किसी शहर में कभी किसी शहर में। तो बंबई से इसकी शुरुआत हुई। शुरुआत होने के बाद अभी मैं बता रहा था बाल गंगाधर तिलक ने तीसरे अधिवेशन में स्वराज शब्द की मांग की। वो इसलिए मांग की क्योंकि वहां पे मोतीलाल नेहरू जी ने एक प्रस्ताव रखा था जिसको हम नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। नेहरू रिपोर्ट में सरकार से मांग थी, डोमिनेंट सरकार चाहिए हमें। डोमिनेट सरकार। डोमिनेंट सरकार का मतलब ये होता है कि उस समय सारे विभाग जो हैं वो इसके पास थे, आपके ब्रिटिश शासन के पास। तो इन्होंने देश कहा, के कोई भी विभाग हो। हाँ, सारे विभाग ब्रिटिश शासन के पास थे। तो डोमिनेंट सरकार में ये मांग थी कि सारे पदों पे हम रहेंगे, केवल दो पद आपके पास रहेंगे। एक पद होगा जो विदेशी होगा, यानी कि विदेश मंत्रालय ब्रिटिश सांसद के पास रहेगा। और दूसरा पद जो होगा वो अर्थव्यवस्था का रहेगा, कि पैसे आप देख लें और विदेशों से नीति आप देख लें। बाकी जितने पद होंगे, गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो सारे पद हमारे अपने होंगे, भारतीयों के होंगे। तो वहां पे जो उस समय के गवर्नर जनरल थे उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया। तो यहीं पे तिलक ने स्वराज की मांग की कि हमें स्वराज चाहिए, और ये स्वराज हमारा राज्य नहीं है, ये राज्य ऐसा है जिसमें हम केवल पदों पे हैं, राज्य आप कर रहे हैं। इससे पहले भी स्वराज की, जो भारत में पहली बार स्वराज शब्द का नाम प्रोफेसर लिया। साहब, मेरा एक सवाल है। आपने कहा स्वराज की मांग हुई, लेकिन उससे ऊपर जो पद हैं वो अंग्रेजों के ही रहेंगे, कहीं ना कहीं उनकी पकड़ रहेगी, यानी कि वहां से जो भी आदेश पारित होगा वो ये स्वराज के जितने भी अधिकारी उन पर लागू होगा। तो ऐसे में वो अपने जो उनके जो आइडियल थे, उनकी जो भी सोच विचारधारा थी जो लागू करना चाह रहे थे, वो कैसे पॉसिबल हो पाती? उनकी विचारधारा ऐसे पॉसिबल हो पाती कि उस समय पूरा ब्रिटिश शासन था। आप पूर्ण स्वतंत्रता का विषय सोच ही नहीं सकते थे। पूर्ण स्वतंत्रता का मतलब वहां पे भारतीयों के दिमाग में था ही नहीं, क्योंकि उन्हें लगता ही नहीं था कि हम अभी स्वतंत्र हो सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप चीजें चल रही थी, पूरी तरीके से आपका राज। ये कांग्रेस ऐसे ही नहीं बनी। कांग्रेस बनने के पीछे भी कारण है। भारत में 1885 से पहले 1785 के समय से राष्ट्रीय संगठन बनने स्टार्ट हो गए थे। हर प्रांत में, उस समय प्रदेश नहीं होते थे, प्रांत कहलाते थे। तो छोटे छोटे प्रांतों में, कलकत्ता प्रांत में, उधर बंबई प्रांत में, मद्रास प्रांत में, अलग अलग प्रांतों में छोटे छोटे संगठन बन रहे थे। तो उन संगठनों को मर्ज करके कांग्रेस की स्थापना की गई। उन संगठनों के जो अध्यक्ष थे, जैसे दादा भाई नौरोजी थे, कहीं कहीं ब्योमकेश बनर्जी थे, तो कहीं पे अलग अलग कुछ थे। तो उन सबको, सुरेंद्र नाथ बनर्जी बहुत योग्य व्यक्ति थे, तो इन लोगों को इकट्ठा करके ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना की। अब जो मैं बता रहा था, स्वराज्य सबसे पहले बोला था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। उन्होंने कहा था, मैं ऐसे राज्य की कल्पना करता हूं जो बिल्कुल अपना हो, वहां पे कोई भी बाहरी सत्ता का आगमन ना हो। तो पहली बार स्वराज्य जो असली शब्द था वो दयानंद सरस्वती ने बोला था। इसके बाद तिलक ने, और इसके बाद जब असहयोग आंदोलन आया था 1940 के पास, महात्मा गांधी के द्वारा,
वहां पे कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी ने कहा था स्वराज, और इस स्वराज का अर्थ उन्होंने साफ कहा था कि पूर्ण स्वतंत्रता, अंग्रेजों से आजादी। कांग्रेस में कई तरह के बंटवारे हुए, कई तरह के अधिवेशन हुए। कांग्रेस में मुख्यतः दो दल शामिल रहे, एक था गरम दल, एक था नरम दल। तो गरम दल के जो नेता थे, इनको उग्रवादी नेता कहा जाता था कांग्रेस में। हाँ, कांग्रेस में। तो ये नेताओं की जो है कार्य करने की शैली होती थी कि इनको अपनी बात को कांग्रेस के सामने रखना है आंदोलन के द्वारा। इनको झगड़ा नहीं करना था, लड़ाई नहीं करनी थी, लेकिन इनको जन आंदोलन के द्वारा सरकार तक अपनी मांगे रखनी है। ये हड़ताल करते थे, ये आंदोलन करते थे। लेकिन जो दूसरा दल था नरम दल, इसमें थे पढ़े लिखे लोग, जो उस समय ब्रिटिश संसद के अंदर अच्छे अच्छे उच्च पदों पे कार्य करते थे। जैसे आपके ब्योमकेश बनर्जी एक अच्छे लेवल के वकील थे। उस जमाने में इनकी तनख्वाह 300 रुपये थी, उस जमाने में। आप उस जमाने का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो भारत की तरफ से जो सैनिक गए थे 11 लाख लड़ाई लड़ने, उनको वेतन के रूप में 10 रुपये दिया जाता था। और उस जमाने में वो 10 रुपये लेके और हाथ में कलाई वाली घड़ी पहन के पूरे अच्छे से घूमते थे। कब की बात है ये? प्रथम विश्व युद्ध आपका जब हुआ था, और इसके बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध का स्थापना हुई नहीं थी उस समय, प्रथम विश्व युद्ध का बिल्कुल शुरुआत हुई थी, जब मित्र राष्ट्र और हमारे 3 विपक्षी राष्ट्र थे, इन लोगों के बीच की बात है। तो 1880 के दशक की मैं बात बता रहा हूँ, जब इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की, 85 में स्थापना की, और ये गरम दल नरम दल बने। तो नरम दल में बड़े बड़े काबिल लोग थे, जो वकील थे उस समय के, अदालत में जज तो उस समय अंग्रेज ही होते थे, लेकिन पेशकार थे। मुझे एक बात बताइए, जब ये कांग्रेस कमेटी बनी, अधिवेशन हुआ 1885 में, आपने बताया गरम दल नरम दल, है ना? तो कोई भी पार्टी एक ही विचारधारा से चलती है, उनके कामकाज करने का तरीका भी एक ही होता है। तो यहाँ पर ये दो दो दल कैसे पैदा हो दो दलों ने कैसे सरकार चलाई, दो दल कैसे बने? दो जी। दल, ये शुरू से दो दल थे, और इन दलों में मैंने जैसे अभी बताया कि नरम दल का ज्यादा प्रभुत्व था, क्योंकि ये बुद्धिमान बुद्धिजीवी लोग थे। पढ़े लिखे। ये लोग सरकार तक अपनी बात जो है पत्रों के द्वारा रखते थे। कोई इनको मांग करनी होती थी तो ये अपना पत्र यहाँ से लिख के इंग्लैंड की महारानी या इंग्लैंड की संसद को अपना पत्र लिखते थे कि साहब हमारी ये मांगे हैं, और इस मांग पे हमारी मांग पूरी की जाए। 6 महीने साल भर हो जाते थे, इनके पत्र का जवाब नहीं आता था, तो यहाँ से उसे रिमाइंडर भेजते थे कि हमने आपको पत्र भेजा, उसका जवाब दीजिए। उसके बाद रिमाइंडर आया और इनकी मांग पूरी हुई नहीं हुई, लेकिन ये खुश हो जाते थे कि हमने अपनी मांग कागजों के द्वारा रखी। यहीं पे एक संगठन ऐसा था जो कहता था क्या हम भीख मांगते रहें ब्रिटिश संसद से, क्या हम अपनी मांगे रखते रहें? वो हमारी सुनते नहीं है। अब हमें इनके कानों पे पटाखे फोड़ने पड़ेंगे जब तक हमारी बात इनके कानों तक ना पहुंचे। उसी के लिए गरम दल की स्थापना हुई, और आप देखेंगे धीरे धीरे मतलब ये एक नीति के तहत हुआ। हाँ। जो गरम दल बना है, हाँ। वो ऐसा कोई इंटेंशन नहीं थी इनकी। और आप देखेंगे धीरे धीरे ये गरम दल पूरी तरीके से कांग्रेस पे हावी हो गया। बाद में कांग्रेस का बंटवारा हुआ, नरम दल अलग हुआ, गरम दल अलग हुआ, और अंत में जाके पूरी तरीके से गरम दल का कांग्रेस पे राज हुआ। महात्मा गांधी ने नरम दल को सपोर्ट किया, लेकिन बाद में आप देखेंगे तो नरम दल भी धीरे धीरे गरम दल की नीतियों को अपनाने लगा था। महात्मा गांधी आजादी में अगर हम देखें तो ऐसे ही नहीं कूद पड़े थे। लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी आए। अच्छा, मेरा एक सवाल है, राजनीति में आपने कहा कूद नहीं पड़े, क्या वाकई में गांधी जी एक पॉलिटिकल लीडर थे, किंग मेकर थे, क्या थे वो? देखिए, कहते हैं ना कि अगर आपको कोई काम करना है तो शुरुआत के लिए पहले आप होमवर्क करके आए। जिनको इतिहास की भरपूर जानकारी है वो जानते हैं कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। बिल्कुल सही बात है। असल में है क्या, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि गांधी जी पर आज की डेट में जो पॉलिटिक्स हमारी चल रही है, तो गांधी जी को एक हिसाब से दरकिनारी कर दिया जाता है। कहा जाता है कि गांधी जी तो कुछ थे ही नहीं, आज़ादी मिली है तो किसी और का नाम लिया जाता है, चंद्रशेखर आज़ाद का नाम लिया जाता है, भगत सिंह का नाम लिया जाता है, और ये ताना भी दिया जाता है कि अगर गांधी जी अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे थे तो फिर वो लोग क्या कर रहे थे। एक ताने के रूप में लिया जाता है गांधी जी को। कहा भी जाता है कि चूड़ियां पहनने से आज़ादी नहीं आती,
आपको अपना लहू बहाना पड़ता है, जो कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, कई सारे क्रांतिकारी थे। उन्होंने अपना खून बहाया, तब जाके आज़ादी आई थी। चरखा चलाने से आज़ादी नहीं आई। ये एक पार्टी है हमारे देश में जो इन चीज़ों को इस्तेमाल करती है। क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, अगर मैं आज़ादी की बात करूं। मुझे सबसे पहले गांधी जी का जो अपना एक योगदान है उसके बारे में बताइए, उसको लेकर के आप क्या कहें? जी, तो गांधी जी का योगदान मैं आज़ादी से ही बताता हूँ आपको। आज़ादी से थोड़ा सा हम पहले आ जाते हैं। जैसे हमें पता लगता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और सीधे कांग्रेस में कूद गए। आपने कहा कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। हाँ जी, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए। अब देखिए, गांधी जी पे थोड़ा सा हम प्रकाश डालते हैं। गांधी जी ने इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई की। ठीक, पढ़ाई करने के बाद वो दक्षिण अफ्रीका क्यों गए? एक व्यक्ति था, उसका केस था, तो वो अपने केस के लिए गांधी जी को एज अ वकील दक्षिण अफ्रीका लेके गया। अच्छा, लॉयर की पढ़ाई हाँ, की। लॉयर की पढ़ाई की और उसके बाद वो लेके गया दक्षिण अफ्रीका। पढ़ाई इनकी इंग्लैंड में हुई थी, ये दक्षिण अफ्रीका एक केस को हैंडल करने गए। केस ये था कि वहाँ पे भारतीयों के साथ व्यवहार सही नहीं हो रहा था। भारतीयों की स्थिति भारत से बुरी थी वहाँ पे। रंग भेद की नीति चलती थी दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में। जो व्यक्ति आया था वो भी भारतीय ही था वो या भारतीय व्यक्ति था। दक्षिण अफ्रीका में रह रहा जी, था? जी, जी। जी। अब क्या होता है, वहाँ पे महात्मा गांधी स्थापना करते हैं नटार कांग्रेस की। नटार कांग्रेस को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जो गए थे, केवल एक केस को निपटाने गए थे, लेकिन उस केस के चक्कर में, नटार कांग्रेस की स्थापना के चक्कर में 20 वर्ष वहाँ रहते हैं और 20 वर्ष वहाँ वर्क करते हैं इस चीज़ पे। गांधी जी जी, दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका 20 वर्ष वहाँ रह के कांग्रेस के लिए काम करते हैं। कांग्रेस का अर्थ ये होता है, जैसे हम समझ लेते हैं भारत में कांग्रेस पार्टी क्या है। पार्टी, कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह। कांग्रेस की देखिए स्थापना साहब, कहीं भी हो सकती है। मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पे। हम्म, 20 वर्ष आपने बताया दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने हम्म, अपनी जिंदगी गुजारी, जो भी हम्म, केस के सिलसिले में गए थे। जी। उस वक्त उनकी आयु क्या थी? गांधी जी की उस समय आयु रही थी 25 वर्ष। 25 जी, वर्ष। जी। और वो 40 के लमसम में भारत आए थे। तो नटार कांग्रेस में उन्होंने 20 वर्ष दिए। वहाँ पे उन्होंने बनाई थी एक एम्बुलेंस टुकड़ी। जब दक्षिण अफ्रीका पे हमला हुआ था, वहाँ के पास के एक राज्य था, उसने वहाँ पे हमला किया था, तो उनके पास उस समय 10,000 लोगों का समूह था जो उनके साथ काम करते थे। तो एम्बुलेंस टुकड़ी के द्वारा उन्होंने, जब युद्ध हुआ था तो दक्षिण अफ्रीका को बहुत बड़ी सपोर्ट दी थी। जो उनका सैनिक बीमार होता था तो वो उनकी एम्बुलेंस टुकड़ी तुरंत उसके लिए राहत बचाव का कार्य करती थी। इसी तरीके से जब वहाँ की बढ़िया सारी व्यवस्था गांधी जी ने कर दी, उसके बाद गांधी जी गए इंग्लैंड वापस किसी कार्य से। तो वहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध की स्थापना शुरुआत हो चुकी थी लगभग। कुछ हलचलें चल रही थी, युद्ध नहीं हुआ था, हलचलें हो रही थी। तो उन हलचलों में वहाँ पे इंग्लैंड ने भारत से कहा कि आप हमारी प्रथम विश्व युद्ध में मदद करें। हम आपको संसद में स्थान देंगे, हम आपके लिए संविधान की स्थापना करेंगे जो कि संविधान आपके द्वारा बनाया हुआ होगा, और हम आपकी हर तरीके से मदद करेंगे। भारत मान गया। गांधी जी ने वहाँ के युवाओं को भारत के प्रेरित किया था कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा युद्ध में भागीदारी करें, युवा हो, ब्रिटिश के लिए काम करो, फिर हमारा देश स्वतंत्र होगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में ही नींव पड़ चुकी थी नींव पड़ भारत की चुकी थी, आज़ादी की, भारत के संविधान बनाने की। ये सारी नींवें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पड़ जो गई पड़ी। थी नींव। अब आप ये भी समझे कि गांधी जी का नेतृत्व क्षमता को आप ऐसे समझ सकते हैं कि दूसरे देश में जाके इतनी बड़ी सेना इकट्ठी करना। उसके बाद भारत में, जब भारत का प्रथम विश्व युद्ध से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, भारत एक इंग्लैंड का उपनिवेश था। उस उपनिवेश में भारत की तरफ से 11 लाख सैनिक गया था प्रथम विश्व युद्ध में, जिसमें 3 लाख सैनिक मार गया था, मर के आया था, वापस नहीं आया था। तो उसमें भी गांधी जी का ही नेतृत्व था जो इतना व्यक्ति किया। और इंग्लैंड जाके गांधी जी ने वहाँ पे भी अपनी ये एम्बुलेंस टुकड़ी बनाई और इंग्लैंड के जो सैनिक घायल हुए या भारत के सैनिक घायल हुए, उनकी राहत बचाव का कार्य किया। अच्छा, ये गांधी जी का आइडिया था। गांधी जी का आइडिया था। फिर गांधी जी वापस आते हैं और प्रथम विश्व युद्ध में जब मित्र राष्ट्र जीत जाते हैं, तो उसके बाद इंग्लैंड अपने वादे से मुकर जाता है। इंग्लैंड भारत को जो जो वादे किए थे, कोई भी वादा नहीं निपटा था, धोखा देते हैं। सारे वादों में धोखा दे देता है। और ऊपर से उसके बाद एक कानून लागू कर देता है, साइमन कमीशन। जी। साइमन कमीशन जब भारत में आता है तो साइमन कमीशन में वो सारे वादे उल्टे पेश होते हैं। संविधान हम बनाएंगे, राज हम ही करेंगे, और जो मेन मुद्दा था खलीफा का,
खलीफा युद्ध में बहुत बड़ा योगदान था, इजराइल के खलीफा थे। इजराइल के हाँ, तो या ये या तुर्की के? तुर्की और इजराइल उस समय मिक्स था, तो खलीफा इनका एक होता था। जी। तो मुस्लिम जो राज्य था भारत में, मुस्लिम लोग थे, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो उन लोगों ने ये कहा था कि आप हमसे एक वादा करें, हम आपको सैनिक देंगे, लेकिन अगर खलीफा हार जाते हैं तो खलीफा के साथ इज्जत वाला पेश किया जाएगा, इज्जत वाला व्यवहार आप करेंगे। क्योंकि मोहम्मद साहब के बाद जब मोहम्मद साहब का इंतकाल हुआ था, तो मोहम्मद साहब के बाद जो उनके वंशज थे उनको खलीफा की उपाधि दी गई थी। खलीफा का अर्थ होता है कि पूरे मुस्लिम साम्राज्य का ईश्वर का प्रतिनिधित्व करने वाला। और पैगंबर जो थे मोहम्मद साहब, उनको पैगंबर दिया गया, यानी ईश्वर का दूत। ये जो थे ये ईश्वर के प्रतिनिधि थे, खलीफा। तो उस समय कहा गया, मुस्लिम लोगों ने कहा कि अगर आप जीत जाते हैं तो आप ये तुर्की इजराइल के जो खलीफा हैं इनके साथ एक अच्छा व्यवहार करेंगे, इन्हें परेशान नहीं तो करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि भारत की आज़ादी की लड़ाई में अगर मुस्लिम लीग ने भारत का सहयोग किया, तो वो अपना जो खलीफा जिसको आप बता रहे हैं, उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए या उसे एक उपाधि दी जाए, इसलिए किया उन लोगों ने। हाँ, मुस्लिम लोगों ने इसलिए किया कि खलीफा के साथ अच्छा व्यवहार हो और खलीफा को छोड़ दिया जाए या बंदी ना बनाया तुर्की जाए। इजराइल के खलीफा के जी लिए, जी जी। जबकि रहे वो भारत में रहते, तो भारत में इसका रह मतलब जाए। भारत की आज़ादी से उन्हें कोई लेना देना नहीं था क्या? भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन वहाँ पे खलीफा का मेन उनका रोल था कि खलीफा की मुक्ति के लिए हम आपका साथ प्रथम विश्व युद्ध में दे रहे हैं। लेकिन जब शत्रु देश हारे तो खलीफा को पकड़ा गया और खलीफा को जेल में डाल दिया गया। खलीफा के साथ वो व्यवहार नहीं किया गया जिसकी मांग थी। तो यहाँ से मुस्लिम लीग भी रुष्ट हो गई और भारतीय तो हिंदू रुष्ट थे ही, क्योंकि उनकी जो नियति थी उस पे अंग्रेजों से साथ नहीं दिया। अंग्रेजों से अब यहाँ पे मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस थी वो एक हो गई और इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य का पूरी तरीके से विरोध किया। साइमन कमीशन के विरुद्ध नारे उठे, जैसा आपने देखा। फिर उसके बाद जलियांवाला बाग कांड हुआ, 3,000 लोग मारे गए, जो कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार 200 लोग थे। और वो भी ये कहा गया कोई डंडा फौज नाम की फौज घूम रही थी और हमें धोखा हो गया कि ये फौज है, और उन लोगों ने गोलियां बरसा दी। तो यहाँ पे महात्मा गांधी के योगदान की अगर हम बात करें तो अभी मैंने जैसे बताया 20 वर्ष का दक्षिण अफ्रीका का अनुभव, उसके बाद इंग्लैंड जाके एम्बुलेंस टुकड़ी बनाई। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इन्होंने सबसे पहले आके कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं दिया, छोटे छोटे काम करे। जैसे आपके किसानों का विद्रोह, किसानों से ऐसी बंजर ज़मीनों पे खेती कराई जाती थी जहाँ पे फसल ना हो, और 3/4 भाग लगान के रूप में लिया जाता था। कांग्रेस ने वहाँ पे सहयोग करने से मना कर दिया कि हम इसमें आपका सहयोग नहीं कर सकते। महात्मा गांधी केवल अकेले गए और खेड़ा का विद्रोह कहते हैं इसे, खेड़ा का विद्रोह है ये। तो खेड़ा में जाके अकेले महात्मा गांधी ने इन लोगों की बातें सुनी और अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाया। सरकार ने सुनने से मना करा, इन्होंने आमरण अनशन करा। अनशन के बाद सरकार दबी और इनको 3/4 की जगह 1/4 लगान पे आई और इनकी ज़मीनों की संख्या भी बढ़ाई गई। इस तरीके से पहला ये खेड़ा का आंदोलन करा था किसान का। उसके बाद नील का आंदोलन, जहाँ नील की खेती होती थी वहाँ पे सरकार सारी नील ले लेती थी और बदले में इनको बहुत कम रुपए देती थी, उसको भी गांधी जी ने जाके सब ठीक कराया। इसके बाद जो गांधी जी का वर्चस्व स्थापित हुआ वो हुआ दांडी यात्रा से। उस समय नमक बनाना बहुत सरल काम था। नमक जो है बहुत आसानी से बन जाता है। समुद्र के पास कहीं भी आप गड्ढा करें, वहाँ समुद्र का पानी आएगा, फिर वो धूप पड़ेगी, उस पर वाष्प बनेगी और वो पानी उड़ जाएगा, नमक इकट्ठा हो जाएगा। तो नमक बनाना बहुत सरल सा काम था, लेकिन सरकार ने उसको पूरा अपने अंडर में ले लिया कि नमक बनाएंगे तो हम बनाएंगे। और उसके बाद जितना नमक बिकता था वो बेच दिया और बाकी जो बचा गड्ढे में रह गया नमक, उसको फिर से समुद्र में फेंक दिया और जनता से ये कह दिया कि इस समुद्र में केवल सरकार का अधिकार है, आप लोग हाथ नहीं लगा सकते। तो वहाँ पे गांधी जी ने बहुत लंबी यात्रा शुरू की, दांडी यात्रा। और उस यात्रा में शुरुआत में 50 लोगों के साथ वो यात्रा शुरू की। और जब वो गुजरात के साबरमती के पास पहुंचे इस यात्रा में, तो वहाँ पे जब उनके पीछे देखा जाता है तो वहाँ पे संख्या 20,000 के आसपास थी, इतनी बड़ी संख्या। और इस नमक कानून ने गांधी जी को स्थापित कर दिया पूरी तरीके से भारत में, और जनता भी समझ गई कि अगर कोई देश को आज़ादी दिला सकता है तो वो गांधी है। और आप उस समय माने कि जो यात्रा में कई लोग आए थे वो केवल गांधी को देखने और गांधी को छूने आए थे। गांधी का प्रभुत्व इतना था उस समय। कई नमक आंदोलन में, क्योंकि गांधी पहले ऐसे काम कर चुके थे और कई माएँ अपने बच्चों को केवल गांधी का चेहरा दिखाने लाई थी कि गांधी उनके हाथ पे, सर पे अपना हाथ रख दें तो उनके बच्चे का भविष्य बन जाए। और यहाँ तक कहा जाता है कि 3 बच्चों के सर पे गांधी ने हाथ रखा था और वो 3 बच्चे बहुत बड़े बड़े
बन के निकले। क्रांतिकारी। क्रांतिकारी या फिर उस समय क्या बताया जाता है, मैंने थोड़े से आंकड़े पढ़े थे, तो उन्होंने में एक भारत के बहुत बड़े वैज्ञानिक निकले थे जिनका नाम ओपन नहीं किया गया। एक उनमें से रविन्द्रनाथ टैगोर भी थे जिनके हाथ रखा था, उनकी आयु उस समय कम थी। तो इस तरीके से देखा जाए वो प्रतिभावान बच्चे थे और बहुत आगे निकले। तो इस तरीके से गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, फिर धीरे धीरे आप देखेंगे बहिष्कार आंदोलन करा, जैसे ये साइमन कमीशन के विरुद्ध विदेशी कपड़े जलाए, स्वदेशी ये अपना। सब गांधी जी की योगदान था, गांधी जी का नेतृत्व था। आंदोलन में सब लोग भागीदार थे, क्रांतिकारी भी हमारे थे, बाद में क्रांतिकारियों ने मोर्चा संभाला, लेकिन महात्मा गांधी ने जो अहिंसा का एक रास्ता अपनाया, ये अहिंसा उनकी अलग अहिंसा थी। ये ऐसी अहिंसा नहीं थी कि हम दूसरे पे अत्याचार नहीं करेंगे, ये उनकी अहिंसा ऐसी थी कि अगर कोई अत्याचार करेगा तो हम उसे सहेंगे भी नहीं और हम करेंगे नहीं। ये इन्होंने यजुर्वेद से सीखा था, यजुर्वेद के द्वारा ये उन्होंने शब्द लिया था अहिंसा का। तो गांधी जी जेल भी गए कई बार, जेल जाके भी उन्होंने कांग्रेस को स्थापित रखा और साथ ही साथ गांधी जी ने कांग्रेस छोड़ी भी। ऐसा नहीं कि वो हमेशा कांग्रेस में रहे, कभी कभी कांग्रेस को लगा इनकी नीतियां सही नहीं है, तो गांधी जी ने कांग्रेस का बहिष्कार कर दिया। और गांधी जी ने उस वक्त 1940 के वक्त में गांधी जी ने कांग्रेस को खड़ी चुनौती दी थी कि यदि कांग्रेस मेरा साथ नहीं देगी तो मैं इतना दम रखता हूं कि नई कांग्रेस की स्थापना कर लूंगा और जो इस कांग्रेस से कई गुना बेहतर होगी। और ये उनका कथन उनके आत्मविश्वास को दिखाता है और वो उस समय ऐसा कर भी सकते थे। तो वहां पे गांधी जी को ऊंचा रखा गया और कांग्रेस को दबना पड़ा और गांधी जी की शर्तें मानी गई। मेरा एक सवाल है कि आज की डेट में जो मुस्लिम कांग्रेस के साथ सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है, उस समय ये बताया जाता था, एक संगठन बना था 1900, मेरे को एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, आरएसएस का डॉक्टर हेडगेवार ने बनाया था। उन्होंने बोला भी था कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बना के खड़ा करूँगा, और वो ज़्यादातर गांधी जी के विरोध में रहते थे क्योंकि उनका एक नारा था कि एक अगर कोई एक गाल पे चांटा दे रहा है तो दूसरा आगे बढ़ा दो, अहिंसा परमो धर्मा वाला। इससे उसके लिए आपके दिल में नफरत खत्म होती जाएगी, गांधी जी का ऐसा मानना था। लेकिन इसको कहीं ना कहीं आरएसएस वाले नहीं मानते थे और एक संगठन बना, जिसके बाद आप जानते हैं कि उसी संगठन के एक व्यक्ति के द्वारा उनकी मृत्यु, उन्हें मौत के घाट उतारा जाता है, ऐसा इतिहासकार मानते हैं, लिखा भी जाता है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस आरएसएस के 36 का आंकड़ा है। तो मेरा सवाल यही है कि आज़ादी जो आई थी वो क्या वाकई में गांधी जी के जो अहिंसा परमो धर्मा वाला विचार है, या फिर उनकी नीतियां थी, या कौन वो पार्टी थी जो नीतियां चला रही थी जिसके थ्रू इस देश में आज़ादी आई? देखिए, आज़ादी के लिए तो मैं ये कहूँगा, सबसे पहले गांधी जी को थोड़ा सा मैं और डिफाइन कर दूँ। बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए थे अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने गांधी जी पे रिसर्च की। आज तक इतने बड़े महान महान लोग हुए हैं, किसी पे उन्होंने रिसर्च नहीं की, गांधी जी पे की। और गांधी जी पे रिसर्च करने के बाद उन्होंने ये कहा कि मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये 6 फुट का शरीर, कंकाल जैसा शरीर जिसमें खाल की एक हल्की सी परत है, उसके अंदर इतनी ऊर्जा कहाँ से आ रही है। वो इस बात से अचंभित था। और इतना बड़ा वैज्ञानिक जो पूरे विश्व में फेमस है, उसने गांधी जी को क्यों चुना? कोई ना कोई प्रतिभा रही होगी या कोई ना कोई ऐसी बात होगी, तो वो गांधी जी पे रिसर्च की उसने, और वो आश्चर्यचकित रहा। उसके बाद अगर हम बात करें कि आज़ादी की, तो आज़ादी में हम केवल एक संगठन, एक व्यक्ति को नहीं कह सकते। उस समय के अगर हम दौर देखें, 1947 के आसपास अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, तो ये जो 45 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, 39 के आसपास इसकी भूमिका बनने लगी थी। 39 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, उसके बाद 45 के आसपास सेकेंड हुई थी। तो उस समय देश में कांग्रेस और गांधी जी का वर्चस्व था, उधर क्रांतिकारियों का था। लेकिन मैं इसमें कहता हूँ जो सबसे बड़ा योगदान था वो द्वितीय विश्व युद्ध का था। हिटलर। द्वितीय विश्व युद्ध में देखिए क्या होता है, उधर हमारे सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो सिंगापुर में स्थापना कर रहे हैं आज़ाद हिंद फौज की। जी। तो आज़ाद हिंद फौज बन गई है और वहाँ पे आपके सुभाष चंद्र बोस मिलते हैं जापान के प्रधानमंत्री से, जी। और उनसे कहते हैं कि जापान के सैनिकों को मैं अपनी सहायता दूंगा, मेरी एक फौज है वो सहायता देगी, और आप हमारा साथ दीजिए। आप हमारे जो भी आपकी जेलों में भारतीय सैनिक कैद हैं, आप उनको आज़ादी दीजिए, साथ में हमें थोड़ी सपोर्ट दीजिए। उस समय सपोर्ट क्या चाहिए? पैसे की सपोर्ट चाहिए थी। हर संगठन को पैसा चाहिए था।
पैसे के बगैर कुछ नहीं हो पाता। तो जापान के प्रधानमंत्री ने कहा ठीक है हम आपके साथ हैं, तैयार हैं। उधर जर्मनी जो है वो बुरी तरीके से जीतता जा रहा था। शुरुआत में ये जो विपक्षी राष्ट्र थे वो हर तरफ से जीत रहे थे। अमेरिका वगैरह सबको लगने लगा था कि हम हार रहे हैं। रूजवेल्ट उस समय अमेरिका के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने इरविन जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे इनसे बात की कि भाई भारत में इस समय किसी भी तरह का विद्रोह नहीं होना चाहिए। अगर विद्रोह हुआ तो हम द्वितीय विश्व युद्ध हार जाएंगे, क्योंकि आप लग जाओगे भारत के विद्रोह को दबाने में और हमारे सैनिक वहाँ बिजी हो जाएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में हमारी भूमिका खराब हो जाएगी। तो उस समय इंग्लैंड ने साफ साफ भारत से कह दिया कि आपकी जो नीति है, जो आप चाहते हैं, हम सब आपको देंगे। हम आपको हर चीज़ देंगे। हमारा केवल एक व्यक्ति होगा भारत में। उस समय गवर्नर को वायसराय कहने लगे। तो बोले हमारा एक केवल एक वायसराय होगा जो आपके ऊपर रूलिंग करेगा, बाकी सारे आपके पद होंगे, आपके लोग होंगे, आपका चुनाव होगा, सब कुछ आपका होगा। जर्मनी उत्तर पूर्वी क्षेत्र से असम की साइड से भारत में एंटर करने वाला था। साथ में जापान भी उधर लगा हुआ था। उधर क्या होता है, जापान बुरी तरीके से हार जाता है। जापान की हार हो जाती है, अमेरिका उस पर कब्जा कर लेता है। उधर इंग्लैंड के सैनिक जापान को दबा देते हैं। जैसे ही जापान दबता है उधर आज़ाद हिंद फौज खत्म हो जाती है, क्योंकि पूरी सपोर्ट जापान की थी। इधर महात्मा गांधी लगे हुए थे, क्रांतिकारी लगे हुए थे। तो जो हमारे अंग्रेज थे वो द्वितीय विश्व युद्ध में इतना भारतीय लोगों से घबरा गए थे, किसी तरह का आंदोलन ना करें। और उस समय बहिष्कार स्वदेशी आंदोलन चरम सीमा पे था। ना हम अंग्रेजी दवाएं लेंगे, ना हम कोई प्रोडक्ट लेंगे, ना हम कपड़ा लेंगे, ना हम सरकारी संस्थानों में जाएंगे। उसी समय बड़े बड़े संस्थानों की स्थापना हुई, जैसे हमारे जामिया, काशी हिंदू विद्यापीठ। तो इस तरीके के बड़े बड़े संस्थान बने। बड़े बड़े राजनीतिक लोगों ने अपने पढ़ाना स्टार्ट करा। सरकारी संस्थाओं में जाना ताला पड़ गया पूरी तरीके से। ब्रिटिश का पूरी तरीके से विरोध, बहिष्कार। अब यहाँ पे अंग्रेजों को वादे करने पड़े। लेकिन जो प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने वादे किए थे वो भी याद थे भारतीयों को कि आप युद्ध जीतते हैं और हमें धोखा देते हैं। तो वहाँ पे जो नरम दल के लोग थे उन्होंने साफ कह दिया आपकी बातें ठीक हैं, हम मान रहे हैं, लेकिन संसद के द्वारा हस्ताक्षर करा हुआ हमें प्रपत्र चाहिए जिसमें आप कहें कि हम ये सब करेंगे। तो दबाव में आके सरकार को ये देना पड़ा। और उस लेटर की वजह से जब द्वितीय विश्व युद्ध जीती मित्र राष्ट्र, तो वहाँ पे इनको मानना पड़ा कि अब चीज़ें आपकी होंगी। और वहीं पे पंचायत राज का गठन हुआ। उस समय लोकसभा राज्यसभा नहीं चलती थी। उस समय प्रशासन का एक ही कानून चलता था, एक ही तरह के चुनाव होते थे। उस चुनाव में छोटे छोटे पदों पे भारतीयों को बिठाने लगे। आईसीएस की परीक्षा होती थी जो आज के टाइम में आईएएस होती है। तो उस समय उन्होंने सिचुएशन ये कर दी थी कि पहले तो ये था कि 21 साल का बच्चा बैठेगा, अब उन्होंने कह दिया कि भारतीय 19 साल का बैठेगा। अब उस समय शिक्षा थी नहीं, 19 साल का बच्चा कहाँ से ग्रेजुएट होकर परीक्षा दे देगा। तो उसकी नीति को भी बदलना पड़ा कि अब भारतीय हो तो आप 23 साल तक दे सकते हो। तो वहाँ पे आईएएस भी बनने लगे। भारतीय आईएएस बहुत तेजी में बन रहे थे। तो वहाँ पे आईएएस भी भारतीय होने लगे, चुनाव में भी भारतीय लड़ने लगे, भारतीय उच्च पदों पे भी आने लगे। सरकार ने भी कह दिया कि हमारा केवल एक प्रतिनिधि रहेगा ऊपर। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध बहुत बड़ा योगदान रखता है आज़ादी में। साथ ही साथ अगर दूसरे नंबर पे हम देखें तो महात्मा गांधी को कहूँगा मैं, जिन्होंने भारत में बैठ के इरविन जैसे व्यक्ति को हिला दिया। इरविन का एक कथन था, जब ये महात्मा गांधी इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जो गोलमेज सम्मेलन में बुलाए गए थे। 2 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। गोलमेज इसलिए रखी जाती थी उस सम्मेलन में क्योंकि एक गोलमेज जो होती है वो एक अच्छा तरीका होती है कि आपस में सब लोग एक दूसरे से बात कर सकें, अच्छा आई कांटेक्ट बने। जी। तो महात्मा गांधी कांग्रेस की तरफ से जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे और अंतिम भी कह सकते हैं, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे 1931 में। इरविन ने जब इनको सीढ़ियों से ऊपर आते हुए देखा था तो उन्होंने ये कहा था ये कैसा सटकी बुड्ढा है जो फकीरों की तरह आ रहा है, क्योंकि गांधी जी केवल एक लुंगी और ऊपर एक गमछा डाल के गए थे। तो उनका ये कथन पे अगर कोई क्रांतिकारी होता या कोई और नेता होता, गरम दल का होता, तो वो गोली मार सकता था। जी। लेकिन वहां पे महात्मा गांधी ने ये कहा कि मैं क्या पहनूं, मैं क्या कपड़े पहनूं, हर कपड़ा तो तुमने छीन लिया। इस कथन से ब्रिटिश संसद में बैठे हुए सब लोग हिल गए और उनके समझ में आया कि ब्रिटिश संसद बहुत बुरी तरीके से भारत पर रूलिंग कर रही है और इनके कपड़े पहनने की नौबत तक खराब कर दी। इतनी बड़ी बात कही। तो वहां पे महात्मा गांधी की बात सुन के
ब्रिटिश की महारानी पे फ़र्क पड़ा और उनको ऐसा लगा कहीं न कहीं हमारा कानून भारत में दिक्कत दे रहा है। तो उस दिक्कत के बाद कानून को लचीला किया गया और व्यवस्थाओं में भारतीयों को शामिल किया गया और धीरे-धीरे करके जब असहयोग आंदोलन चला पूरी तरीके से, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ, तो वहाँ पे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग से फिर इस आंदोलन को बढ़ाते हुए हमें आज़ादी मिली। प्रोफेसर साहब, माना जाता है कि आज़ादी की डेट जो तिथि है वो 1947 है, यही कहा जाता है। लेकिन हमारा मेन पर्पस, हमारा जो मेन उद्देश्य था वो आज़ादी अंग्रेजों से थी, जबकि 1947 को तो देश का बंटवारा हुआ था। तो ये आज़ादी एक्चुअल डेट कौन सी है जिसमें हमें आज़ादी मिली अंग्रेजों से? देखिए, अगर थोड़ी सी हम बात करें बंटवारे की तो लोग कह देते हैं सीधे-सीधे जिन्ना का योगदान था। जिन्ना जो थे वो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे और जिन्ना ने मुस्लिम लीग की जो स्थापना की थी वो बंटवारे के लिए नहीं की थी। जिन्ना ने ये ऐसे सवाल उठते हैं कि वो जो मुस्लिम लीग बनी थी वो बंटवारे के लिए ही बनी थी। 1944 में इसकी स्थापना कर दी गई थी और सवाल मतलब आवाज़ें अब 1940 से मुस्लिम लीग में बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, ऐसा माना जाता है, देखिए, क्योंकि उनको अपना अलग देश चाहिए था। अब मुस्लिम लीग पे थोड़ी सी मैं चर्चा करूं तो जिन्ना जो थे, जिन्ना बहुत बड़े वकील थे। जी। जब बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस से निकाला गया और उनका कहीं केस चलने लगा था इंग्लैंड में और उनको सजा होने वाली थी, तो जिन्ना ने उनकी वकालत की और उन्हें सजा से बचाया। बाल गंगाधर तिलक के जी, लिए। जिन्होंने स्वराज का नारा दिया था, जी। तो तिलक को बचाया। अब मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों का उद्देश्य था आज़ादी, लेकिन अंग्रेजों ने जो डलहौजी थे उनकी नीति आई थी फूट डालो राज करो। जी। तो उन्होंने बंगाल का बंटवारा किया, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। तो उन्होंने कहा जो पूर्वी बंगाल है वो रहेगा मुस्लिमों का और पश्चिमी बंगाल जो है वो रहेगा हिंदुओं का, क्योंकि वो समझ गए थे भारतीय जो है वो सांप्रदायिक रूप से बांटे जा सकते हैं और अगर इनके संगठन को तोड़ना है तो इन्हें सांप्रदायिक रूप से बांटना पड़ेगा। तो ये लाए एक निर्वाचन प्रणाली, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। उस निर्वाचन प्रणाली में ये होता था कि आपकी कम्युनिटी का व्यक्ति खड़ा होगा इलेक्शन में और उसी कम्युनिटी के लोग उसे वोट करेंगे। ठीक है, अब वहां पे जितने लोग रह रहे हैं उसमें देखा जाएगा मेजोरिटी किसकी है, उसी पार्टी का व्यक्ति खड़ा होगा, कम्युनिटी का। जी। अब आप देखिए पूर्वी बंगाल की अगर हम बात करें तो वहां पे मुस्लिम थे ज़्यादा और पश्चिमी बंगाल यानी कि उत्तरी वाला साइड वाला वहां पे भी मुस्लिम ज़्यादा थे, हिंदू नाम मात्र के थे। तो दोनों तरफ मेजोरिटी थी मुस्लिम की, तो मुस्लिम का ही नेता खड़ा होता था और मुस्लिम लोग ही वोट कर सकते थे, हिंदू का कोई रोल ही नहीं था उसमें। तो वहां पे जब मुस्लिम कोई वोटर खड़ा होगा, जीतेगा, तो वो जाहिर सी बात है भला किसका करेगा, मुस्लिम का करेगा। हिंदू नाराज होगा, तो वहां पे हिंदुओं को भड़काया गया मुस्लिमों के प्रति, वहां पे ऐसी निर्वाचन प्रणाली बनाई गई कि हिंदू ना चाहते हुए भी मुस्लिम से नफरत करें। नफरत करें। तो ये नफरत का दौर जो है अंग्रेजों ने शुरू करा। अब वहां पे अंग्रेजों का जब ये नीति चलती रही तो हिंदुओं ने एक विरोध स्टार्ट किया अंग्रेजों के विरुद्ध और उस विरोध का परिणाम ये निकला कि उन्होंने बंगाल के 3 बंटवारे कर दिए, 2 अलग बंगाल कर दिए और एक छोटा पार्ट अलग कर दिए जहाँ हिंदू थे। तो 75% आपने बंगाल दे दिया मुसलमानों को, 25% आपने हिंदुओं को दिया। अच्छा चलने लगा, सब कुछ बढ़िया चलने लगा, लेकिन वही बात है आपने हमारे प्रांत का बंटवारा कर दिया, वो भी जाति के आधार पे कर दिया और हमारे देश में हमसे पूछे बगैर कर दिया। तो वहाँ पे जो बड़े बड़े लीडर्स हुए थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रास बिहारी बोस, इन लोगों ने कहा कि हमें हमारा देश चाहिए एकजुट, हमें बंटवारा नहीं चाहिए। तो फिर ये धीरे धीरे अपनी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को केंद्र में लाने लगे और जिन्ना को यहाँ पे धीरे धीरे दिखने लगा कि किस तरह से कांग्रेस जो है हमारी बातों को नहीं मान रही, क्योंकि जिन्ना कहीं ना कहीं मुस्लिम का हित चाहते थे, लेकिन वो कांग्रेस में घुस के चाहते थे। और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जिसमें सारे दल के लोग थे, सारी जाति के लोग थे, सारे धर्म के लोग थे। अगर आप कांग्रेस में देखें तो कांग्रेस के एक अधिवेशन में बजरुद्दीन तैयब जी ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो अगर कांग्रेस में कुछ ऐसा होता तो वो मुस्लिम को कभी भी अपना अध्यक्ष नहीं बनाती। ठीक है, उसके बाद जॉर्ज यूले, ये एक यूरोपीय व्यक्ति थे, इनको कांग्रेस ने अध्यक्ष बनाया। तो कांग्रेस जो है जाति बंधन से मुक्त थी। तो ये जो मुस्लिम लीग है, ये मुस्लिम लीग ने धीरे धीरे सांप्रदायिक की ओर बढ़ी और सांप्रदायिक से बंटवारे की ओर बढ़ी।
जब भारत आज़ादी की तिथि घोषित हुई थी तो वहाँ पे जिन्ना ने अपनी मांगे रख दी थी। उन्होंने कहा हमें एक स्वतंत्र देश चाहिए और ये स्वतंत्र देश ऐसा होगा जिसमें केवल मुस्लिम होंगे। पाकिस्तान नाम ऐसे ही नहीं रखा गया है। पाकिस्तान में उन्होंने हर शब्द को एक-एक राज्य या एक-एक प्रांत की मांग थी। देखिए, पास से था पंजाब, का से था कजाकिस्तान का पोर्शन, लेकिन उस समय कजाकिस्तान नहीं मिल सकता था, वो बहुत दूर था, तो उनको कश्मीर दिया गया। ठीक है, उसके बाद बलूचिस्तान का पोर्शन मांगा। उसके बाद जो इन्होंने कहा कि हमें ता से कुछ दे दो, तो इनकी सारी मांगों को इनके नाम के हिसाब से नहीं दिया गया। तो पाकिस्तान अगर आप देखें तो अभी हमें दिखता है भारत के नक्शे में इधर है, लेकिन जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान दो भागों में था। एक पूर्वी पाकिस्तान था, एक पश्चिमी पाकिस्तान था, एक बंगाल साइड का पाकिस्तान था, एक उधर का पाकिस्तान था। लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे दिखने लगा कि भाई हमारा जो देश है उसके दोनों तरफ दूसरा देश बैठा है और बीच में हम फंस गए। तो वहाँ पे महात्मा गांधी से बात की गई और महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू जो कि उस समय बुजुर्ग हो गए थे, तो जवाहरलाल नेहरू सत्ता में थे, तो वहाँ पे फैसला लिया गया कि हम आपको एक स्वतंत्र प्रांत देंगे, लेकिन वो प्रांत एक तरफ होगा, दो तरफ नहीं होगा। तो उस समय के गवर्नर जनरल ने अपने एक मंत्री रेडक्लिफ उसको आदेश दिया कि एक प्रांत की संरचना करो जो प्रांतीय आधार पे जाति को डिनोट करे और वहाँ पे मुस्लिम लोग आराम से रह सकें, शासन कर सकें और एक राज्य बनाओ। तो रेडक्लिफ जी ने कहा सर मैं ऐसा कर दूंगा, लेकिन मुझे इसके लिए समय चाहिए। उन्होंने कहा कितना चाहिए? उन्होंने कहा मुझे कम से कम 1 साल का वक्त चाहिए। तो गवर्नर जनरल ने कहा नहीं है। तो उन्होंने कहा मुझे 8 महीने चाहिए, मुझे पूरी लिस्ट बनानी पड़ेगी, झांटना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा नहीं है। तो उन्होंने कहा सर 6 महीने हो? उन्होंने कहा नहीं है। तो उन्होंने गिर पड़ के कहा मुझे 1 महीना दे दीजिए, 1 महीने में मैं बना दूं। तो रेडक्लिफ से कहा गया आपको 2 दिन का समय दिया जाता है, बना दीजिए। रेडक्लिफ ने कुछ नहीं देखा, सीधे सीधे एक कश्मीर से लकीर खींचनी स्टार्ट की जो राजस्थान तक आई और सीधे सीधे एक लकीर खींच दी और इधर का पोर्शन अफगानिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान नाम से दे दिया। इसी भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसको रेडक्लिफ रेखा बोलते हैं, उन्हीं के नाम से। और इस तरीके से पाकिस्तान बंटवारा हुआ। अगर ये पाकिस्तान का बंटवारा ना होता तो अगर आप देखेंगे उस समय सांप्रदायिक दंगों ने इतना बुरा हाल कर दिया था कि हर तरफ खून, मारामारी और लूटापाटी ये सब हो रहा था। और उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये कहा था कि अगर जिन्ना पाकिस्तान नहीं मांगते तो हम अपनी इच्छा से उन्हें पाकिस्तान देते, क्योंकि उस समय बंटवारा देना ही सब लोगों का भला था और देश में शांति करने की योजना थी। सांप्रदायिकता की जो जड़ें थी वो बहुत गहरी फैल गई थी। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर प्रशांत। हमारा सवाल इनसे अभी भी कई सारे सवाल हैं, वो हम आप अगले वीडियो में आपको बताएंगे, उसके बारे में जानकारी देंगे। फिलहाल तो प्रोफेसर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और हो सके तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।